हेलो, वेलकम वंस अगेन इन शास्त्री ट्यूटोरियल्स। क्लास 11th का एक प्यारा सा टॉपिक लेंगे जिसका नाम है बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, इसको समझने के लिए हम छोटा सा एक एग्जांपल पकड़ते हैं। देखो, जितनी भी बिजनेस ट्रांजैक्शंस होती हैं वो हमारी दो तरह की होती हैं। जितनी भी हमारी बिजनेस ट्रांजैक्शंस होती हैं ये दो तरह की होती है। या तो होती है सर आपकी कैश, या तो होती है सर आपकी क्रेडिट। ठीक है जी। कैश की ट्रांजैक्शन अगर है तो बड़ा इजी है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि माल बेचा, सर्विस बेची, यानी गुड्स या सर्विस को बेचा या खरीदा और कैश आया और चला गया। ठीक। पर क्रेडिट में अगर आपने कोई सेल की है, क्रेडिट में अगर आपने कोई सेल किया है तो ऑब्वियस ये बात है आपको जो पैसा है वो कुछ समय के बाद मिलना है। या आपने क्रेडिट में परचेज किया है तो ऑब्वियस है कि आप उसकी पेमेंट कुछ समय के बाद करेंगे। एक सर्टेन पीरियड टाइम होगा, वो एक महीना भी हो सकता है, एक हफ्ता भी हो सकता है, एक साल भी हो सकता है। क्लियर है? वो डिपेंड करता है कि आपने उस समय क्या वो अपना जो कंडीशन अप्लाई किया होगा। क्लियर? तो अगर कैश में है तो वेल एंड गुड, पर क्रेडिट का है ट्रांजैक्शन यानी कि उधार का लेन देन है, तो इस केस में हमें क्या बनाना पड़ता है? बिल्स ऑफ एक्सचेंज। अब देखते हैं ऐसा बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्यों बनाना पड़ता है। ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल लेके चलते हैं। सपोज करिए ये एक बंदा है, इसने इसको सोल्ड कर दिया गुड्स, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट इसको। ठीक है जी। यहाँ पर इसका नाम ले लेते हैं, हम एक नाम से ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। ये राम हो गया और ये रहीम हो गया। ठीक है, तो राम ने रहीम को सपोज करिए कितने रुपए का, 10,000 का माल बेच दिया। राम ने रहीम को 10,000 का क्रेडिट पे माल बेच दिया। क्लियर है जी? क्रेडिट पे माल बेच दिया। तो ठीक है, क्रेडिट पे माल बेचा तो रहीम ने इसको क्या कर दिया? प्रॉमिस कर दिया कि भैया मैं 3 महीने के बाद तेरे को क्या कर दूंगा? पेमेंट कर दूंगा। अब इसमें केस क्या बनता है कि सर क्या आपको लगता है 3 महीने के बाद रहीम इसको पेमेंट कर देगा? चांसेस हैं कि भाई जो इसने इससे उधार पे माल खरीदा उस पर 3 महीने का पेमेंट मिल सकता है? पहला केस नो, साफ मना कर देगा रहीम कि भाई इसका क्या सबूत है, ये मैंने तुमसे माल खरीदा है और मैंने तुमको पेमेंट करनी है। चांसेस हो सकते हैं ना? यस, बिल्कुल हो सकते हैं, क्योंकि ऐसा कोई प्रूफ नहीं है। चलो दूसरा केस ये हो सकता है कि सपोज करो उसने कोई बिल बना रखा है, ये एक बिल हो गया। ठीक है, और इस बिल में उसने लिख दिया कि भैया रहीम को मैंने 10,000 का माल बेचा, तो क्या अब पैसे मिल जाएंगे? क्या कहते हैं आप? यस? नहीं बेटा, इस केस में भी पैसे नहीं मिलेंगे। आप क्या रहेंगे? सर ये तो कमाल की बात होगी, जब बिल पे आपने लिख दिया कि रहीम हमको माल की पेमेंट करेगा तो भाई क्यों नहीं मिलेगा? बेटा देखो ना, सिंपल सा एग्जांपल लेके चलो। ऐसे तो मैं किसी भी कागज़ में लिख के दे दूं कि भाई आपने मुझे 10 लाख रुपए देने, 2 लाख रुपए दे दे, या आपके पास किसी का, आपके दोस्त का कागज़ आ गया लिखा हुआ कि भाई सपोज करो कि कागज़ आ गया लिखा हुआ, कहता है कि भाई तूने मेरे को 50,000 रुपये देने, तो क्या आप उसको पैसे दे देंगे? नहीं ना। तो तीसरा केस जो होता है, आप एक कागज़ के टुकड़े पे लिखेंगे कि रहीम ने हमें 10,000 रुपये देने, और ये कागज़ का टुकड़ा किसके पास भेजोगे? आप रहीम के पास भेजोगे, और रहीम क्या करेगा? उसको यस करेगा। यस कैसे करेगा? उस पर सिग्नेचर करके यस करेगा, और वो सिग्नेचर यस करके फिर आपको दे देगा वापस। ठीक है, फिर वो जब वो कागज़ का टुकड़ा जो होगा, अब वो कागज़ का टुकड़ा नहीं होगा, वो कितने का हो गया? 10,000 का हो गया वो, यानी एक तरह की वो करेंसी होगी आपके लिए, यानी कि इसको बोला जाएगा BR, बिल्स रिसीवेबल। अभी आगे आपको समझाऊंगा मैं BR वगैरह क्या होता है। यानी कि जब आप किसी भी कागज़ में कुछ लिख देते हो तो फिलहाल वो उस समय एक कागज़ का टुकड़ा होता है, पर जब आप उसको, उस कंसर्न बंदे को जिससे आपने माल उधार पे बेचा है, उसने उसको यस कर दिया, यानी एक्सेप्ट कर लिया। यहाँ पर इसने क्या दे दी? अपनी एक्सेप्टेंस दे दी। उसने क्या दिया? हाँ मैं आपको 10,000 रुपये दूंगा 3 महीने के बाद। तब वो कागज़ का टुकड़ा आपके पास वापस आ जाता है, तो उसको बोला जाता है बिल्स रिसीवेबल। यानी अब वो कागज़ का टुकड़ा नहीं रहा, वो क्या बन गया? एक कीमती 10,000 का कागज़ बन गया, 10,000 का करेंसी बन गया आपके लिए। और इसको आप क्या करोगे? बड़े संभाल कर रखोगे अपनी फाइल में, ताकि 3 महीने के बाद ये बिल वापस उसको दे सको और बता सको कि भाई तूने मुझे पैसा देना है। क्लियर? तो ठीक है, हम एक एग्जाम्पल से लेके चलते हैं इसको, थोड़ा सा और बारीकी से समझते हैं क्या कंसेप्ट है इसका। ठीक है, तो ये हो गया जी आपका एक बंदा जिसका नाम है राम, और ये दूसरा हो गया जिसका नाम है रहीम। राम ने इसको
सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट ₹10,000। और डेट क्या रहेगी सर? आज की डेट ले लेते हैं। जैसे क्या है आज की डेट? 2 अक्टूबर ही लेंगे, उसका रीज़न बताता हूँ मैं आपको, ठीक है। 1 अक्टूबर ले लेता हूँ, ठीक है जी, 1 अक्टूबर। अब इसका रीज़न बताऊँगा मैंने 2 अक्टूबर क्यों नहीं लिया, ठीक। हाँ तो ठीक है। तो रहीम ने इसको पेमेंट करने का वायदा किया, ये इसको पेमेंट करता है कि भाई मैं आफ्टर 3 मंथ आपको पेमेंट कर दूंगा, ठीक है। तो राम ने रहीम को माल बेचा, तो राम क्या कहलाएगा? हमारा सेलर। और ये क्या कहलाएगा सर? परचेजर, ठीक है जी। ये क्या कहलाएगा? हमारा परचेजर। क्लियर? ओके जी। अच्छा, ये कौन हो गया? राम क्रेडिटर, क्योंकि ये पैसा इससे लेगा। और ये कौन हो गया? डेटर्स, क्योंकि ये पैसा चुकाएगा। क्लियर है सर? तो ठीक है, दोनों के दोनों अपनी एक बुक मेंटेन करेंगे। क्या मेंटेन करेंगे? दोनों के दोनों अपनी एक बुक मेंटेन करेंगे, क्योंकि जो बेच रहा है वो भी तो अपना हिसाब किताब रखेगा और जो खरीद रहा है वो भी अपना हिसाब किताब रखेगा, ठीक है। तो यानी कि जो पहला हुआ ये तो करेगा उसको सोल्ड, तो ये सोल्ड की एंट्री करेगा। तो क्या एंट्री करेगा सर? सोल्ड की एंट्री। हम थोड़ा पेन चेंज कर लेते हैं। तो सोल्ड की एंट्री क्या हो जाएगी? यस बताएं मुझे, हाँ बोले। देखिए, जब उधार पे आप माल बेचते हैं तो यानी कि आपने क्या किया? सेल किया। और किसको किया? डेबिट द रिसीवर। डेबिट द रिसीवर कौन है? रहीम, ठीक है। तो यहां पर क्या लिखेंगे आप? रहीम डेबिट टू सेल्स। कितने का? 10,000 का। क्लियर है? और रहीम बाबू अपनी इसमें क्या एंट्री करेंगे? परचेज की एंट्री करेंगे। तो डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, ठीक है। तो परचेज को हमने कर दिया डेबिट, तो एंट्री क्या बन जाएगी? परचेज अकाउंट डेबिट 10,000 और टू राम, और ये भी 10,000। तो ये होगी सेल की एंट्री और ये होगी आपकी परचेज की एंट्री, ठीक है ना, क्योंकि राम के लिए ये सेल है और रहीम के लिए परचेज है। क्लियर है जी? तो डेट क्या हो जाएगी हमारी इसमें? 1 अक्टूबर। और यहाँ पर भी क्या हो जाएगी? 1 अक्टूबर। क्लियर है? चलिए जी, अब क्या होता है? राम ने रहीम को माल बेच दिया। राम ने रहीम को माल बेच दिया, ठीक है। तो इसका हमें कोई विश्वास नहीं है कि भाई रहीम हमें पेमेंट करता है या नहीं करता है, ठीक है। तो एक एक्ट होता है हमारा, तो वो बिल हमारा होता है एक्ट, इंडियन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, ठीक है। थोड़ा मैं इसको समझाता हूँ। जैसे मैंने आपको पीछे बताया था कि भाई राम उसको क्या बना, जो राम है, यानी कि जो हमारे राम कौन है? ये रहा जो राम है, हमारा जो सेलर है, वो क्या करेगा? एक बिल ड्रॉ करेगा यानी बनाएगा, ठीक है। ये सपोज करो ये बिल है, एक मैं बिल बना देता हूँ एक, ठीक है। तो ये ऐसा एक कागज़ का टुकड़ा होगा जिसमें लिखा होगा 10,000 रुपये और 3 मंथ आफ्टर डेट पे टू मी और माई ऑर्डर द सम ऑफ ₹10,000 वैल्यू, ठीक है। तो ये कागज़ का टुकड़ा कौन बनाएगा? क्या बनाएगा? कौन बनाएगा? राम बनाएगा, ठीक है। तो राम इसको बनाता है, तो राम का एक और नाम हो जाता है। जैसे मैंने पहले बताया था, राम को हम क्या बोल सकते हैं? सेलर भी बोल सकते हैं, क्रेडिटर भी बोल सकते हैं। तो जब बिल बनाएगा तो इसका एक और नाम हो जाता है ड्रॉवर। इसको हम ड्रॉवर भी बोल सकते हैं। पर वो कागज़ में लिख के अपने पास कुछ नहीं रखेगा, इस कागज़ को वो कहाँ भेजेगा? और इस कागज़ में बेटा एक बहुत ज़रूरी चीज़ है कि स्टैंप लगनी बहुत ज़रूरी है, रिवेन्यू स्टैंप। रिवेन्यू स्टैंप लगने से क्या होगा? ये कागज़ का टुकड़ा ना रहकर क्या बन जाएगा? एक सरकारी कागज़ बन जाएगा, एक एविडेंस बन जाएगा आपके लिए, ठीक है। तो ये कहाँ भेजेगा इसको? ये रहीम के पास भेजेगा। और जब रहीम के पास भेजेगा तो उससे पहले ये अपने यहाँ पर साइन कर देगा। राम क्या कर देगा? साइन। और जब रहीम के पास से वापस आएगा तो रहीम भी इस पर अपने क्या कर देगा? साइन। यानी राम ने लिखा कि भाई मैं ऐसा कह रहा हूँ। जब राम ने इसको वहाँ भेजा तो केवल एक कागज़ का टुकड़ा था, पर जब रहीम ने इसको साइन करके एक्सेप्ट कर लिया तो ये कितने का बन गया? कागज़ का टुकड़ा 10,000 का बन गया, ठीक है ना भाई। राम ने जब इसको लिखा था तो केवल एक कागज़ का टुकड़ा था, क्योंकि इसकी कोई वैल्यू नहीं थी। पर जब रहीम ने इसमें अपनी एक्सेप्टेंस दे दी, एक्सेप्ट कर लिया, इसने क्या कर लिया? इसको एक्सेप्ट कर लिया, तो इसको क्या बोला जाता है? ड्रॉइंग, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखें तो इसका नाम एक और चेंज कर सकते हैं हम। यहाँ पर सेलर भी था, क्रेडिटर भी था, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पर? और
ड्रॉवर, और इसे क्या बोल सकते हैं हम, ड्रॉई। ठीक है, क्लियर है सर? बिल्कुल सर। तो हमारी एक एंट्री तो ये बन गई थी माल बेचने की, दूसरी यहाँ पर इसने क्या बनाया, इसमें माल खरीदने की, ठीक है ना, गुड्स को खरीदने की। अब ड्रॉवर ने बिल बना लिया, ड्रॉवर ने यानी राम ने बिल बना लिया, ठीक है। तो जब बिल बनाया जाता है तब कोई एंट्री नहीं करता, ना राम करेगा अपनी बुक में एंट्री, बुक्स ऑफ, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, बुक्स ऑफ राम, और ये बुक्स ऑफ रहीम, ठीक है जी। तो ना राम एंट्री करेगा ना रहीम करेगा, पर जब ये जो बिल है ये वहाँ भेज दिया जाता है और रहीम इसको एक्सेप्ट कर लेगा, तो ये एक्सेप्टेंस जब इसके पास आएगी, किसके पास आएगी, राम के पास, तब वो एंट्री बनाएगा, सेकंड एंट्री। किस डेट में, सेम उसी डेट में, ठीक है। कौन सी डेट होगी वो सर, 1 अक्टूबर ही होगी। तो क्या एंट्री बना देगा वो अपनी, वो एंट्री बनाएगा सर अपनी बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू, किसके पास से आया, उसके पास, ये रहीम के पास से आया, टू रहीम, और कितने रुपए का है सर, 10,000 का, ठीक है। पहले मैं इसको लिख लेता हूँ फिर समझाऊंगा आपको। और ये एंट्री क्या बनाएगा अपने उसमें, रहीम की बुक में क्या एंट्री बनेगी, रहीम की बुक में बनेगी क्या, राम डेबिट टू बिल्स पेएबल 10,000, ठीक है। तो आपको समझाता हूँ, देखिए ये जो कागज़ का टुकड़ा है जिसको हम बिल बोल रहे हैं, या बिल ऑफ एक्सचेंज हो गया, ठीक है ना, बिल ऑफ एक्सचेंज। तो राम जो है, जो इसमें राम है, राम को तो इस बिल के बदले क्या मिलेगा, इस बिल के बदले क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा। तो इसके लिए बिल क्या हो गया, बिल्स रिसीवेबल। पर रहीम इस बिल पे पेमेंट करेगा, पेएबल है, चुकाने के योग्य है, चुकाने के लिए तत्पर है, तो इसको क्या बोला जाएगा, रहीम इसको क्या बोलेगा, बिल्स पेएबल, ठीक है। क्योंकि राम के लिए बिल क्या है, एक तरह की क्या है सर, ये एसेट है, और रहीम के लिए बिल क्या है, एक तरह का लायबिलिटी है, ठीक है ना। तो यहाँ पर राम के लिए बिल क्या है, एक एसेट है, तो इसलिए उसको डेबिट करेगा, और इसके लिए क्या है, एक लायबिलिटी है, इसके लिए उसको क्या करेगा, वो क्रेडिट करेगा। क्लियर है? तो ठीक है जी, 2 एंट्री हो गई हमारी। अब तीसरी एंट्री बनाएंगे फाइनल। तो 2 एंट्री तो बनी हमारी 1 अक्टूबर की, ठीक है ना, जिस दिन हमने माल बेचा, और जिस दिन हमने माल बेचा उसने माल खरीदा, ठीक है। फिर बिल रिसीव की और उसकी बिल की, ठीक है। फिर अब क्या होगा, हमने कहा था उसको 3 महीने बाद, 3 महीने बाद, यानी डेट कब शुरू हुई थी, 1 अक्टूबर से। तो अक्टूबर से अगला नवंबर, फिर दिसंबर, और ये फिर आ जाएगा जनवरी। यानी 1 नवंबर को हो गया 1 महीना, 1 दिसंबर को हो गया सर दूसरा महीना, और 1 जनवरी को हो गया सर तीसरा महीना। अच्छा जी, यहाँ पर क्या हो रही है, हमारी डेट बन रही है 1 जनवरी, ठीक है, 1 जनवरी हमारी डेट बन रही है, क्लियर है, 2022। पर हमने क्या करना है, इसमें +3 डेज करते हैं हमेशा। +3 डेज का मतलब क्या होता है, ये 3 डेज हमारे क्या कहलाते हैं सर, ग्रेस डेज। 3 दिन का टाइम हम उसको देते हैं कि भाई अपने पैसों का इंतजाम वगैरह कर ले, ठीक है ना। तो 3 दिन का टाइम कम से कम दिया जाता है। तो फाइनल डेट क्या बन जाएगी हमारी, देखो 1 तारीख थी, तो 2, 3, 4, यानी कि 4 जनवरी 2022 हमारी फाइनल डेट बन जाएगी। जो तीसरी एंट्री होगी ना, ये वाली तीसरी एंट्री, इसमें डेट क्या डालेंगे हम सर, इसमें डेट डाल देंगे हम 4 जनवरी। तो पैसा, यानी राम को तो पैसा मिला है ना, तो क्या लिखेगा एंट्री, वो कैश अकाउंट डेबिट टू। अब देखो यहाँ पर 2 क्या है, मैं अभी बताता हूँ आपको। देखिए कैश अकाउंट डेबिट, अब आप तो कह रहे होंगे सर पैसा तो रहीम से मिल रहा था, 2 रहीम लिखे ना बेटा, 2 रहीम नहीं लिखेंगे। अब यहाँ पर भी देखिए ये तो रिसीव की एंट्री हो रही है, पेमेंट, और ये अपनी एंट्री क्या बनाएगा, पेमेंट की बनाएगा। तो पेमेंट यानी कि 2 कैश, पैसा जा रहा है, ठीक है ना, किसके पास जा रहा है, राम के पास। तो वो यहाँ पर राम नहीं लिखेगा, मैं बताता हूँ क्यों। देखिए बच्चे, ऐसा होता है जब हमने फर्स्ट एंट्री को दोबारा से देखें एक बार, तो फर्स्ट एंट्री में क्या कहता, हमने रहीम ने माल बेचा, उसने परचेज किया। सेकंड में क्या किया, राम ने उस पर भरोसा नहीं किया और उससे कहा भाई तू मुझे क्या कर, तू मुझे इसमें बिल पे साइन करके दे, ठीक है। तो रहीम ने बिल पे साइन किए। अब रहीम बोलता है, अब रहीम जब पेमेंट की बारी आएगी तो रहीम कहता है भाई मैं भी तुझ पर कैसे भरोसा कर लूँ, तू भी मुझे वो बिल वापस दे, तू भी मुझे वो बिल है जो वापस कर। तो कैश उसने चुकाया रहीम ने, किसको, राम को, किसके बदले,
बिल रिसीवेबल के बदले, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या हुआ, वो बिल्स पेबल के बदले पेमेंट हुई, ठीक है ना। कितना 10,000 और ये भी कितना हो गया 10,000। यहाँ पर भी कितना हुआ बेटा 10,000 और यहाँ पर भी कितना हुआ 10,000। तो यहाँ पर हमारी पूरी एंट्री हो चुकी है। पहली एंट्री में हमने क्या किया बच्चे, पहली एंट्री में यहाँ किया सेल और इसने क्या लिखा परचेज का। दूसरी एंट्री में यहाँ पर बिल को हमने ड्रॉ किया यानी इससे वापस लिया, रिसीव किया फिर साइन करके आफ्टर साइन, ठीक है। और यहाँ पर उसने क्या किया, बिल को रिसीव किया। तीसरे में क्या हुआ, यहाँ पर कैश रिसीव्ड हुआ और यहाँ पर क्या हुआ, कैश की पेमेंट हो गई। आई होप ये आपको पूरा समझ में आएगा। थोड़ा सा हम इसकी डेफिनेशंस को भी समझ लेते हैं, ठीक है ना, क्योंकि डेफिनेशन का आना बहुत ज़रूरी है। देखो बिल ऑफ एक्सचेंज के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स उनको भी समझ लेते हैं। पहला, अ बिल ऑफ एक्सचेंज मस्ट बी इन राइटिंग, राइटिंग में होना बहुत जरूरी है, लिखित में होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, तभी इसको क्या बोलते हैं, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या होता है, पीस ऑफ पेपर। पीस ऑफ पेपर तो हम सिंपल भाषा में बोलते हैं, पर इसको पीस ऑफ पेपर ना बोलकर हम क्या बोलेंगे, इंस्ट्रूमेंट बोलेंगे। क्लियर है। इट मस्ट कंटेन एन ऑर्डर टू पे, इसमें रिक्वेस्ट नहीं होगी बच्चे, कोई रिक्वेस्ट नहीं है, सीधा क्या होगा इसमें हमारा ऑर्डर होगा। क्लियर है, बात समझ में आ रही है आपको मेरी, यस। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, द ऑर्डर मस्ट बी अनकंडीशनल। अनकंडीशनल मतलब कि जो बिल बनाएंगे ना आप उसमें कोई कंडीशन नहीं करेंगे कि जब तू मुझे माल देगा तब मैं तुझे पेमेंट दूंगा, जब ये ऐसा होगा तब वैसा होगा, कोई कंडीशन नहीं होगी। बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि भाई इतने का माल बेचा है, हर पर्टिकुलर डेट में तुमने हमें देना है। फिर क्या कहता है, द अमाउंट ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज मस्ट बी डेफिनेट, उसमें साफ साफ लिखा होना चाहिए कि भाई इतनी पेमेंट करनी, जैसे इस क्वेश्चन में कितना था ₹10,000, तो एकदम साफ डेफिनेट होना चाहिए। द डेट मस्ट बी साइंड बाय द मेकर, जिस दिन ये बिल बनाया जाता है उस दिन डेट लिखनी होनी चाहिए और वो साइन भी होना चाहिए आपका, ठीक है ना। फिर क्या कहता है, इट मस्ट बी साइन बाय द एक्सेप्टर, यानी कि जो एक्सेप्ट कर रहा है, एक्सेप्टर कौन है इस केस में, क्या था हमारा रहीम, और यहाँ पर कौन था, ड्रॉवर राम। तो यानी दोनों के साइन भी बहुत ज़्यादा कंपलसरी हैं, अगर साइन नहीं होते तो उसको हम बिल ऑफ एक्सचेंज कंसीडर नहीं करेंगे। क्लियर है। इट शुड बी प्रॉपरली स्टैम्प्ड, ये बहुत ज़रूरी है। स्टैम्प्ड का मतलब ये होता है कि वो सरकारी कागज़ बन चुका है। इस केस में अगर रहीम पेमेंट नहीं देता है तो राम उस पर केस कर सकता है, अगर ये स्टैम्प्ड नहीं होती तो केस करने का कोई मतलब नहीं बनता। अकॉर्डिंग टू इट्स द अमाउंट और इट्स ड्राफ्टेड ऑन द स्टैम्प पेपर और कोड, ठीक है, बात समझ में आ गई, वही चीज़ कह रहा है। अच्छा, इसमें हम एक चीज़ और देखते हैं, इसमें पार्टीज कौन कौन से इंक्लूड होती हैं। पहला होता है सर बिल ऑफ एक्सचेंज में पार्टी ड्रॉवर, ड्रॉवर कौन था इस केस में, हमारा राम था, और ड्रॉई कौन था सर, रहीम। मैंने इनके नाम भी बताया था आपको, ड्रॉवर भी बोलते हैं इसको हम, क्रेडिटर भी बोलते हैं इसको हम, और सेलर भी बोलते हैं, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं हम, डेटर, और क्या बोल देते हैं, परचेजर। क्लियर है सर। तो ये तो समझ में आ गया होगा आपको। पेई, अब पेई कौन होता है इसको थोड़ा सा हम डिटेल में समझते हैं, ठीक है। अब पेई के बेटा मैं यहां लिख देता हूं, पेई, पेई हमारा ड्रॉवर ही पेई कहलाता है। मैं पेई का मतलब समझा दूं, पेई का अल्टीमेटली मतलब ये होता है कि जिसको पेमेंट होती है ना, जिसके पास पैसा जाता है। अब इस केस में राम और रहीम के केस में पेमेंट किसके पास जा रही थी, राम के पास, तो ड्रॉवर कौन हो गया, राम, ठीक है। या तो कभी कभार ऐसा होता है कि भाई देखो मैं एग्जांपल से फिर समझाता हूं आपको, छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। ये कौन थे भैया, राम, राम ने माल बेचा क्रेडिट पे किसको, रहीम को, ठीक है, ये हुआ सोल्ड टू रहीम। हो सकता है राम ने किसी और से भी पैसा में उधार पे माल ले रखा हो, जो होगा श्याम, ठीक है, श्याम से उधार पे परचेज किया होगा, परचेज बाय राम। तो यानी कि राम को पेमेंट कौन करेगा, रहीम, और राम किसको पेमेंट करेगा, श्याम को। तो जो बिल था ना, जो यहां पर बिल था, उस बिल पे राम ने अपना नाम ना लिखाकर श्याम का नाम लिखा दिया। तो अब रहीम किसको पेमेंट करेगा, रहीम कहता है भाई जो मेरे पास बिल लेके आएगा या जिस बिल में जिसका नाम बिल के ऊपर होगा मैं उसको पेमेंट कर दूंगा। तो फाइनली पेमेंट किसके पास गई, श्याम के पास। तो यहाँ पर इस केस में पेई कौन हो गया, श्याम, यानी कि जिसके पास फाइनल पेमेंट हम पहुंचाते हैं या करते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, पेई बोलते हैं। चलो इनको हम थोड़ा सा ना ड्राफ्ट करके लिख लेते हैं कि डेफिनेशन प्रॉपर। क्लियर है। तो यस, तो ये हमारे ड्रॉवर की डेफिनेशन, द मेकर ऑफ द बिल ऑफ एक्सचेंज इज कॉल्ड द ड्रॉवर। बिल्कुल जैसे मैंने आपको समझाया था, जो बिल को मेक करता है यानी कि जो बिल को बनाता है, वही बिल ऑफ एक्सचेंज को, वही हमारा कौन कहलाता है, ड्रॉवर कहलाता है। ही इज द सेलर, बिल्कुल सही, और क्रेडिटर एंटाइटल टू रिसीव मनी, रिसीव मनी यानी कि पेई,
क्लियर है? जो किसके है? एंटाइटल्ड है, पैसा लेने के लिए बाध्य है, उसके लिए जो उसको देगा। फ्रॉम द परचेजर, परचेजर उसको पेमेंट करेगा। ही राइट्स द बिल, बिल्कुल ही राइट्स द बिल, और ड्रॉ द बिल इज नोन एज ड्रॉवर। क्लियर है सर? तो दूसरी डेफिनेशन में पकड़ लेते हैं हम इसकी, थोड़ा सा इसको फोकस छोटा सा कर लेते हैं। तो यस, अगला है हमारा ड्रॉई या एक्सेप्टर। द पर्सन एक्सेप्टिंग द बिल, एक्सेप्ट करता है बिल को, इज कॉल्ड द ड्रॉई। ही इज द परचेजर और डेटर, डेटर की स्पेलिंग गलत होगी, ये डेटर्स, ठीक है। एंड होम द बिल इज ड्रॉन, जिसके ऊपर बिल बनाया जाता है। एंड हु इज लाइबल, यानी लाइबल यानी लाइबिलिटी यानी बिल्स पेबल, अमाउंटेड टू मेंशन द बिल, यानी कि जो बिल पे लिखा गया वो उसको चुकाना ही चुकाना है। डेफिनेशन को पढ़ लेते हैं। द पर्सन पे, द पर्सन नेम्ड इन द इंस्ट्रूमेंट, यानी कि जिसका उस बिल के ऊपर नाम लिखा होगा ना, उसको बोलते हैं हम पे। टू होम और ऑन हुज ऑर्डर द मनी इज डायरेक्टली टू पेड ऑन द प्रेजेंटेशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, यानी कि जो उस बिल को प्रेजेंट करेगा किसके पास? परचेजर के पास, यानी ड्रॉई के पास, तो वो क्या कहलाएगा? पेई, क्योंकि उसका उसमें बिल में नाम लिखा है कि भैया इसको पेमेंट हमने करनी है। तो जिसका नाम लिखा होता है उसको पेमेंट किया जाता है, यानी कि उस, अब देखिए यहाँ कह रहा है इट मीन द ड्रॉवर हिमसेल्फ और द थर्ड पार्टी। जैसे हिमसेल्फ में कौन था? राम, और थर्ड पार्टी में कौन था सर? श्याम। तो ड्रॉवर जिसने बिल बनाया है वो भी पेई हो सकता है, और जिसके नाम पे बिल बना है वो भी पेई हो सकता है, ठीक है। आई होप आपको ये थ्योरी पार्ट बिल्कुल समझ में आया होगा। कल हम इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करेंगे, उम्मीद है आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो आप समझते हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ, आप समझ जाइए, वेरी गुड, ठीक है। क्योंकि आपका एक छोटा सा लाइक और छोटा सा कमेंट बहुत ज़्यादा मोटिवेशन देता है, ठीक है। एक कमेंट करने में और लाइक करने में कुछ नहीं जाता है, क्योंकि हमारी मेहनत बहुत ज़्यादा लगती है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गुड बाय, टेक केयर।